हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में हर जगह आपको हेल्प करेगा। मतलब आपको अभी से लेकर के और लाइफ टाइम जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम आपका है मैथमेटिकल टूल्स। अगर ये टॉपिक आपका वीक रहा तो आप पूरा का पूरा फिजिक्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नीट वाले स्टूडेंट के लिए आपका जनरली यही चीज़ आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते नहीं है और फिर जैसे ही कभी भी आपका मैथमेटिक्स का कुछ भी चीज़ अगर इस्तेमाल होता है आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो वहाँ पे उसको स्किप करके भागते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर यूज हो गया आपका फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चंस में तो वहाँ से उसको स्किप करके भागते हैं एंड देन बोलते हैं कि आपका नीट का मतलब बहुत ही ज़्यादा इस बार टफ आया था पेपर। मतलब जनरली ऐसा होता है, पिछले बार भी आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था। ठीक है ना, एवरी ईयर नीट का फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट स्टूडेंट्स का हर साल एवरी ईयर यही आपका सजेशन रहता है, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्स रहता है कि बोलते हैं कि आपका नीट का पेपर इस बार फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फिजिक्स के जो आपका ये जेईई मेंस एडवांस के भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है आपका, बट आपका जेईई मेंस के स्टूडेंट को मैथमेटिकल टूल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट नीट वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स हम इसी उम्मीद से बना रहे हैं कि आप लोग देखिएगा वीडियो को और अपने फिजिक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने के लिए आप इस मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के चलूँगा और इसमें बहुत कुछ पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर ये आपका लगभग मुझे लगता है 10 क्लास तक आपका होगा मैथमेटिकल टूल्स का। अगर ये 10 क्लास आप पूरा का पूरा कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स में कभी भी आपको अगर मैथमेटिकल टूल्स का यूज होगा तो वहां पे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस किस चीज़ का नीड है। ठीक है, देन चलिए सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा अलजेब्रा पढ़ना। ठीक है, अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आपका क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पढ़ना है। मतलब जनरली आपका क्या होता है ना, अलजेब्रा में आपका क्या होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसी तरह आप बोल सकते हैं समटाइम्स आपका क्यूबिक इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये खैर बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, जो क्लास 10th में पढ़े हैं वही रहता है, बिल्कुल फैक्टराइजेशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड रहता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। तो अलजेब्रा में आपका मेनली आपका ये 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मेनली कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चंस में यूज आपका हो जाएगा। कभी कभी आपका पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक और ये टॉपिक क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वहाँ पे देखते होंगे आपका एक्स वाई करके होगा, वहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा में मेनली आपका ये 4 चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ना है ना, ये आपका पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पढ़ना है। ठीक है ना, एंड ग्राफ्स पढ़ना है। मतलब आपका बहुत सारा जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर आपका बोल सकते हैं कि वो एलिप्स हो गया, पाराबोला हो गया, सर्किल हो गया, ये इन सब का क्या करना है, ग्राफ पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन हो गया, सबका ग्राफ आपको पढ़ना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में जो है ना हर टॉपिक में, एवरी टॉपिक में आपको क्या होगा, ग्राफ आएगा। ये एकदम लिख करके ले लो, और किसी भी टॉपिक में अगर आप ग्राफ को इंक्लूड कर देते हैं तो उस टॉपिक का खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ग्राफ का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है ये आप समझ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ। ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका होगा वो लॉगरिथम पढ़ना होगा। ठीक है, लॉगरिथम, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, यूज़ होता है बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट आपका क्या होगा, लिमिट
एंड डिफरेंशिएशन, और उसके बाद बात करते हैं तो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यही सब आपका पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसी 6 टॉपिक्स को वीक करके स्टूडेंट अपने होल लाइफ की फिजिक्स को बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, ये जनरली आपका आदत होता है नीट वाले स्टूडेंट के साथ। ठीक है ना, अक्सर ऐसा हो जाया करता है नीट वाले स्टूडेंट के साथ। ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ते नहीं है और पूरा का पूरा फिजिक्स को बर्बाद कर लेते हैं। और जनरली क्या होता है ना, 11th के स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अब वो 11th के स्टूडेंट चाहे आपका मैथ सेक्शन से हो या फिर बायो सेक्शन से हो, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है आपका कि 11th में एक्चुअली क्या होगा ना, अब जैसे देख लीजिए आपका, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि 11th में ये बाइनोमियल थ्योरम है, तो ये आपको लगभग 11th में बहुत ही बाद पढ़ना रहता है। मतलब 6-7 मंथ बीत जाने के बाद आपका ये टॉपिक पढ़ाया करते हैं अक्सर टीचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी शायद ऐसा ही करते होंगे। ठीक है, मतलब सबका तो पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, बट जनरली ये सब टॉपिक जो है 6-7 मंथ बाद आता है। ठीक है, तो इस कारण से मान लीजिए अगर कहीं भी बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे तो गया वो टॉपिक, मतलब वहाँ पे तो फिजिक्स में आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो जनरली आपका कोई भी टीचर जो है इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम कोई नहीं होता है। ठीक है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये आपका जनरली हर जगह फिजिक्स में जो है ना, सॉरी मैथ्स में जो है ना आपका ये लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, तो यहाँ से आपका स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है। ग्राफ्स को भी जनरली टीचर्स, मैथ के टीचर आपका क्या करते हैं, लास्ट में ही पढ़ाते थे, यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कहने का सेंस हो गया आपका ये पूरा का पूरा अलजेब्रा का सेक्शन कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम होने लगता है स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही। लॉगरिथम में ही आपका प्रॉब्लम होने लगता है स्टार्टिंग से ही, एंड ये तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये आपका लास्ट में जो आपका 2 टॉपिक है, लिमिट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो आपका हो गया ये तो 12th का टॉपिक है, और लिमिट एंड डिफरेंशिएशन तो 11th में पढ़ना रहता है, लेकिन इस टॉपिक को टीचर स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ाते। अरे फिजिक्स आपका स्टार्ट हुआ अब, तो मान लीजिए अब से लेकर के 3 से 4 मंथ में आपका इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक्स जो है ना आपका मैथ्स के टीचर नहीं पढ़ाते हैं। तो अब बताइए अब से लेकर के 3-4 मंथ में आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे और जहाँ पे इन सब का यूज होगा तो वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। इसलिए फिजिक्स के टीचर इसको पढ़ाते हैं, लगभग 1 मंथ का टाइम लेते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस में, बट वहाँ पे स्टूडेंट उतना सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं और इस कारण से उनको होल लाइफ प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, एक बार जब आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आपको होल लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। ठीक है, एक बार वीक हो गया कोई भी चीज़ तो वो आपका क्या होगा ना, कभी भी सुधर नहीं सकता है अभी के टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है ना उसको करने का। ठीक है, बहुत टाइम का डिफिशियंसी रहता है। ठीक है, इस कारण से होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आपका नीट का प्रिपरेशन, जेईई मेंस का एडवांस का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल। चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले हम लोग समझते हैं बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। देखिए, बाय मतलब होता है आपका जी 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो आपको ये समझ तो आ गया बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, अगर आपका क्या होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होगा, है ना, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का है टर्म। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टर्म है ना, एक ये, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, जब आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ये बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि 2 टर्म है। अगर किसी के पास आपका ऐसा कुछ है, ऐसा, तो बताइए 1 2 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, ट्राइनोमियल कहलाएगा, है ना, ट्राइनोमियल। अगर किसी के पास आपका, किसी एक्सप्रेशन के पास आपका कुछ ऐसा है, तो देखिए जनरली 3 से ज़्यादा जो रहेगा ना आपका, वैसे आपका 2 से ज़्यादा ही कोई बोल देते हैं। ठीक है ना, मल्टीनोमियल। ठीक है ना, इसको आपका क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल बोलेंगे। बट जनरली जो होता है ना आपका 2 से ज़्यादा अगर किसी एक्सप्रेशन में टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल मत समझ लीजिएगा, पोलिनोमियल जो होता है वो अलग चीज़ हो गई आपका, है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर 2 से ज़्यादा टर्म है स्क्वायर के अंदर में या फिर जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर में, अब यहाँ पे जनरली आपका क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पावर, होल पावर एन ही लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एन आपका क्या होगा, मे बी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है ना, एन जो होगा वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। तो आपका क्या होगा, यही आपका क्या हो गया। अब हम लोग को एक्चुअली जो है ना स्टडी इसका करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, ये जो आपका एक्चुअली जो थ्योरम है ये किसके द्वारा दिया गया था जब का, तो गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है,
सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये आपका क्या होगा, थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है। और अब न्यूटन साहब तो समझ में गया, आ गया कि फिजिक्स के ये फादर ही हैं, तो ये हर जगह घुसेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपका है। तो हम लोग को मेनली इसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हम लोग के सामने में अगर ऐसा कुछ रहेगा दिया हुआ a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, आराम से लिखेंगे a² + 2ab + b², ऐसा लिख देंगे। अगर हम लोग के सामने ऐसा रहेगा आपका दिया हुआ जी a + b का होल क्यूब, तो आराम से हम लोग लिखेंगे a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ऐसा लिख देते हैं। अगर हम लोग के सामने में कुछ ऐसा रहेगा a + b का होल 4, है ना, तो हम लोग सोचने लगेंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या लिखें। अगर हम लोग के सामने में ऐसा कुछ रहा a + b का होल 5, तो और भी ज़्यादा सोचने लगेंगे। अगर हम लोग के सामने में a + b का होल पावर 50 रहेगा, तो भाई ये तो सोचेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लोग के सामने में a + b का होल पावर 1000 हो जाता है, तो कैसे करेंगे जी, है ना, कैसे करेंगे, नहीं ना, नहीं पॉसिबल है ना आप लोगों का। ठीक है, मतलब टेंथ तक के कॉन्सेप्ट से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो बट हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अभी जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, तो हम लोग 1000 क्या 10,000 का भी कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का भी कर सकते हैं, मतलब आसानी, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आपको जो है ना, मतलब आपको अगर बोलेंगे इसका करने के लिए, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, तो इसको जो है ना आप कितना 20 सेकंड के अंदर में कर लेंगे आप। ठीक है ना, डेफिनेटली 20 सेकंड के अंदर में कर देंगे। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि सर 20 सेकंड तो लिख भी नहीं पाएंगे सारा टाइम, तो लिखने की क्या जरूरत है, वहाँ पे बताएंगे कि आपका कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा टॉपिक होता है आपका ये। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आपका कैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, दो चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको बस बताया था कि इस तरह का जो भी कुछ टर्म आने वाला है, तो उसको आप कर सकते हैं इस थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, देखिए आपको दो टर्म जानना जरूरी है। एक सबसे पहला नंबर बात है आपका है फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, कभी कभी आप देखे होंगे अपने भैया के, अपनी दीदी के, ठीक है, या फिर किसी भी सीनियर के बुक में देखे होंगे इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल, या फिर इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल। ठीक है ना, तो ये होता है। अगर आपको क्या होगा, फैक्टोरियल, मान लीजिए आपको फैक्टोरियल n है लिखा हुआ, ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर इसी को आप ऐसे हो सकता है लिखा हुआ फैक्टोरियल n, इसको क्या बोलेंगे जी, फैक्टोरियल n। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका जी n, आपका क्या है, नेचुरल नंबर, मान लीजिए n नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। यहाँ पे आपका देख लीजिए n जो आपका है वो नेचुरल नंबर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का सेंस आपका हो गया कि ये जो फैक्टोरियल n होगा ना, ये क्या बताता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, एग्जांपल में समझ लीजिए आप, एग्जांपल में समझिए, अगर आपको फैक्टोरियल 5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, मतलब 5 से लेकर के 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके सामने में कितना दे रखा है, जब का 20 दे रखा है, 20 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे, जब का 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, अरे बीच में बहुत सारा आपका टर्म आएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही तो आपका है फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्लियर है आपका। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप फैक्टोरियल 20 है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका हो गया जी, मतलब 19 से लेकर के 1, मतलब 1 से लेकर 19 तक का टर्म है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटू 19 फैक्टोरियल, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपका। 20 को अलग कर दिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी टर्म दिख रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं, 19 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 19 को ही बाहर कर लेते थे, देखिए तो आपका क्या होगा, 1 से लेकर 18 तक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, इंटू 18 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे क्लियर है। तो इन जनरल आप कैसे लिख सकते हैं जी, आपका देखिएगा, अगर n फैक्टोरियल रहेगा तब उसको कैसे लिखेंगे जी, तो n और इंटू इससे जस्ट एक कम, तो n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और भी आप इसको क्या लिख सकते हैं जी, n इंटू एक और टर्म खींच लेते हैं। ठीक है ना, अरे n इंटू n-1, n-2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी n-1 को भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर के इधर का पूरा टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या आपका होगा जी, क्या देगा आपका, n-2 का फैक्टोरियल। अरे क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है ना। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह का आपको टर्म समझ में आ गया। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, मान लो, अच्छा ठीक ही है, यहाँ तक कर दिए। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको ये इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए
आपके सामने में कुछ ऐसा रहेगा n फैक्टोरियल और बाय, या n फैक्टोरियल हटाते हैं ना, इसको हम लोग रखते हैं कितना 5 फैक्टोरियल और बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा रहेगा। तो इसका वैल्यू पूछेगा आपको निकालने की, तो कैसे निकालेंगे जी? तो 5 फैक्टोरियल कहने का सेंस आपका क्या है जी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल कहने का सेंस क्या आपका 2 × 1, ऐसा। अरे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल है तो इसको 1 × 2 भी लिख सकते हैं, है ना। 5 फैक्टोरियल है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा 2 × 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास बचा जी 5 × 4 × 3 बचा, ऐसे बचा ना। अरे क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, आप इसको जो दूसरे वे में लिख सकते हैं। देखिए 5 फैक्टोरियल नीचे में क्या 2 फैक्टोरियल है, तो हम इसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जिससे कि आपका क्या होगा समथिंग मल्टीप्लाइड इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस है, देखिए तो आपका यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को जो एक्सपेंड किए थे कैसे लिखे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से 2 × 1 जो आपका है, देख रहे हैं आपका ये 2 × 1 है और ये 2 × 1, मतलब ये आपका क्या है 2 फैक्टोरियल है ना, ये भी तो 2 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 और इनटू, ठीक है ना, इनटू क्या लिख सकते हैं जब का 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया 5 × 4 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इसको हम एज अ बिग नंबर के रूप में आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने में कुछ ऐसा रहेगा 10 फैक्टोरियल और बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप 10 से लेकर के, है ना, और 3 से एक नंबर तक मल्टीप्लाई लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपका क्या है 3 फैक्टोरियल है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आपके सामने में क्या बचेगा जी आपका 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, ऐसा ही बच गया। और एकदम 100% क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए आपको आप लोग फैक्टोरियल टर्म तो समझ गए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कॉम्बिनेशन टर्म पे। कॉम्बिनेशन, अगर आपके सामने में कुछ ऐसा रहेगा दिया हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या समझेंगे? NCR है ना, NCR देख लीजिए, आपका N यहाँ पे ऊपर में है, C बीच में आपका, नीचे में R है, इसका मतलब क्या समझेंगे? तो देखिए ये आपका जो है ना, इसको लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं लोग जी? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है समझिए इस चीज़ को, कॉम्बिनेशन क्या होता है समझिए इस चीज़ को, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है ना बात करते हैं कि 5 डिफरेंट पर्सन है, ठीक है ना, 5 डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, और इस 5 डिफरेंट पर्सन में से आपको किसी पार्टिकुलर काम के लिए 2 पर्सन चाहिए, है ना, 2 पर्सन चाहिए, तो आप कितने तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपका, कि आपको 5 डिफरेंट पर्सन है, सबका अलग अलग नाम है, और उसमें से क्या करना है ना, आपको दो पर्सन को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है। चलिए मान लेते हैं कि 5 डिफरेंट पर्सन है, ABCDE, है ना, आपको क्या करना है ना, या 5 डिफरेंट, हाँ ठीक है, 5 डिफरेंट पर्सन, इसमें से 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो हो सकता है एक बार A को करेंगे तो दूसरा बार हो सकता है B को करेंगे, मतलब आपके पास क्या हो सकता है जी, A के साथ, अरे एक A और दूसरा B हो सकता है, फिर क्या हो सकता है मे बी एक A और दूसरा C हो सकता है, ठीक है ना, फिर क्या हो सकता है आपका एक A और दूसरा क्या हो सकता है D हो सकता है, फिर आपका क्या हो सकता है एक A और दूसरा E हो सकता है। ऐसा कि हम लोग A को A के साथ हो सकता है B को ले सकते हैं, या फिर C को ले सकते हैं, या फिर D को ले सकते हैं, या फिर E को ले सकते हैं मे बी, ठीक है ना। हो सकता है कि B को पहले अगर सेलेक्ट करते हैं तो B के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, C को ले सकते हैं, फिर B के बाद हो सकता है D को ले सकते हैं, फिर आपका क्या होगा B के बाद E को ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर आपका देखते हैं आपका कि हो सकता है कि अगर C को हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो C को सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, जब का C के बाद हो सकता है हम लोग ये D को ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर आपको हो सकता है आपका ये सी के साथ ई को ले सकते हैं, ऐसा करके। तो मतलब ये कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रहा है, देख रहे हैं ना, आपका इतना तो काउंट करने बैठेंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि भाई आप काउंट पता करके दिखाइए कि 100 में से अगर 3 आदमी को सेलेक्ट करने से कितने तरीके से कर सकते हैं। अब उतना तो लिखेंगे नहीं, उतना तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो उसी चीज़ को शॉर्ट बनाने के लिए आपका एक कॉम्बिनेशन टर्म दिया गया है, वही आपको बताता है। NCR कहने का सेंस है ना कि एन डिफरेंट थिंग्स रहेगा, उसमें से आर थिंग्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है आपका, और ये डायरेक्ट वैल्यू देगा कि कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितना तरह का पॉसिबिलिटी बनते जा रहा है। फिर हम लोग डी को अगर लेते हैं तो डी के साथ कौन आपका सेलेक्ट होगा, ई होगा, फिर आपका हो सकता है मे बी ए होगा, बहुत तरह का आपका क्रिएट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है।
तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको ये डिफरेंट तरीके से कम्बिनेशन है ना, कम्बिनेशन आपका डिफरेंट तरीके से, मतलब कि आपको कोई पार्टिकुलर थिंग्स रहेगा तो उसमें से आपको पार्टिकुलर थिंग्स को सेलेक्ट करना रहेगा, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वही आपका क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। तो NCR कहने का सेंस, इसका मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए, मीनिंग है क्या आपका जी, selection of R different things from and different things, है ना। मतलब क्या होगा जब का आर डिफरेंट थिंग्स को क्या कर सकते हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो वही आपका क्या होगा जी, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगा, तो मैं उसे लिख के दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, आपका वही जो आपको बताएं कि मीनिंग इसका बताएं कि आपका आर डिफरेंट थिंग्स को क्या कर सकते हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स में सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगा, तो उसको देखिए आपका, तो यहाँ पे आपका हो गया, ऊपर में जो रहेगा n, तो n फैक्टोरियल, नीचे में जो रहेगा r, तो r फैक्टोरियल आराम से कर देंगे। फिर आपका नीचे में है ना, नीचे में फिर से आपका हो जाएगा कितना, n ऊपर में, नीचे आपका क्या r है, तो n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा, ठीक है, क्लियर है ना आपका। तो यहाँ पे आपका वही चीज़ हो गया, वही चीज़ आपका हो गया कि n फैक्टोरियल हो सकता है, फिर आपका r फैक्टोरियल हो सकता है, ठीक है ना, r फैक्टोरियल, और बाय आपका क्या होगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। यही आपका इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो है नंबर ऑफ थिंग्स जो देना है वो दे देगा। अब जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 5 डिफरेंट पर्सन में से 2 को सेलेक्ट करना था, क्या लिखेंगे जी, 5C2 लिखेंगे। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आपका आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इनटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल मीन्स आपका कितना, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, जैसा कि अभी आप लोग कुछ देर पहले बताए थे। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 जा मतलब कितना आपका हो गया जी, 10। तो 10 आपका क्या होगा, डिफरेंट वेज हो सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या बताया आपको जी, कि अगर आपके पास 5 पर्सन होगा, उसमें से 2 पर्सन को सेलेक्ट करना रहेगा, तो क्या होगा जी आपका, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया वो 10 आ गया। मतलब आपका 10 डिफरेंट वेज हो सकता है, 10 डिफरेंट वेज हो सकता है सिलेक्शन का, है ना। आप 10 अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं पर्सन्स को। क्लियर है यहाँ पे, एकदम क्लियर है। चलिए इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपका 10, ठीक है, C8 ऐसा कुछ है ना, तो इसको भी आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्या है कि 10 डिफरेंट कोई भी थिंग्स रहेगा, ठीक है ना, 10 डिफरेंट थिंग्स रहेगा, उसमें से 8 को सेलेक्ट करना है, तो क्या आपका होगा जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल और इनटू 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो कितना आपका हो जाएगा जी, 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू, यहाँ पे मैक्सिमम आपका क्या है, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 8 है ना, 8 फैक्टोरियल है, तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल और इंटू 10 माइनस 2 मीन्स, सॉरी 10 माइनस 8 मीन्स क्या आपका 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 से आपका कितना 5, तो कितना 18 हो गया आपका। और ये 2 फैक्टोरियल कहने का सेंस है 2 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 18। तो आप 18 तरीके से डिफरेंट 18 वेज से क्या कर सकते हैं, 10 पर्सन में से आप 8 पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ये जितना छोटा वैल्यू रहेगा ना, उतना बड़ा नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, आपका एक और चीज़ देख लीजिए कि आपका 10C8 के लिए आपको कितना 18 फैक्टोरियल मिला है, और सिमिलरली 10C2 के लिए भी आपको उतना ही मिलेगा, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, आपका 10C8 के लिए जितना मिला है उतना ही आपको मिलेगा कितना, किसके लिए, जब का 10C2 के लिए भी। क्यों जी, अगर आपका क्या होगा, ये और ये इस दोनों का सम अगर 10 के बराबर होगा तो वहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आपका जी 2 फैक्टोरियल और आपका कितना 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, देखिए 10 माइनस 2 कितना आपका मिलेगा जी 8 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये फिर से आपका क्या होगा 5, अरे ये तो 45 होता ना, सॉरी, ठीक है, तो 45 मिला आपका। क्लियर है यहाँ पे, तो 45 मिला। तो यही चीज़ आपका हो गया कि मतलब आपका क्या होगा ना, अगर इसका और इसका सम जो होगा आपका जी, वो अगर इसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में सेम वैल्यू मिलेगा। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं NCR, ठीक है,
और एन सी, अब यहाँ पे क्या ऐसा नंबर डालेंगे कि जिसका सम आपका क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो चलिए एन सी क्या आपका होगा जी, एक्स मान लेते हैं। ये दोनों इक्वल तभी होगा जब क्या होगा, इफ़ आर प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, एन होगा, मतलब एक्स इक्वल टू कितना होगा, एन माइनस आर होगा। तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि एन सी आर और एन सी क्या आपका, तो एन माइनस आर, इन दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलेगा जी, हमेशा सेम मिलेगा। क्या मिलेगा आपका वैल्यू जी, तो एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर इसके लिए लिखते हैं तो क्या होगा जी, नीचे में आर है ना, तो आर फैक्टोरियल और इनटू क्या आपका होगा जी, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। इसके लिए भी अगर लिखते हैं तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। अगर इसके लिए आप लिखते हैं तो क्या आपका होगा जी, एन फैक्टोरियल बाई जो भी आपका पहला टर्म है, जो भी आपका ये यहाँ टर्म, उसका पहले फैक्टोरियल लगाएंगे तो आपका ये हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। कहने का सेंस हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये एन एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका आर फैक्टोरियल। तो बताइए ये टर्म तो दोनों सिमिलर ही है, एक जैसा टर्म ही है। तो यही चीज़ आपको बोले कि आपका क्या होगा, इन दोनों टर्म का वैल्यू जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फैक्टोरियल की बात बताए थे, फैक्टोरियल का आपका बात नहीं बताया है। जीरो फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है ना आपका 1 ही होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, इस चीज़ का भी कभी यूज होता है। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा आपका जी, 1 ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, एकदम 100% क्लियर है ना। चले आगे, टेन सी 10, आपके सामने में 10 डिफरेंट पर्सन दिया हुआ और उसमें से 10 का 10 सेलेक्ट करना है। कितना तरीके से कर सकते हैं, एक ही तरीके से। और ये तो आंसर पता है ना, आपके सामने में 5 डिफरेंट थिंग दिया हुआ है, बोलेगा आपकी 5 डिफरेंट थिंग को सेलेक्ट करो, तो कैसे कर सकते हैं, पांचों को एक बार सेलेक्ट करेंगे, एक ही तरीका हो सकता है। अरे है कि नहीं, ठीक है ना। क्लियर है ना आपका, मतलब जितना डिफरेंट थिंग्स रहेगा दिया, अगर सबको सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका ना होगा सेलेक्ट करने का जी, ठीक है ना। अब जैसे आपका दो को सेलेक्ट करना था, बताए थे ना कि अगर ए को लेते तो हो सकता है उसके साथ बी को लेंगे, हो सकता है उसके साथ सी को लेंगे, हो सकता है आपका क्या उसके साथ डी को लेंगे, ऐसे करके। तो वहां पे डिफरेंट वेज बनना था, बट आपको सबका सब एक ही बार सेलेक्ट करना, तो क्या एक तरीके से कर सकते हैं। तो खैर इसका आंसर तो मुझे पता है 1 है, ठीक है ना, 1 है, पता है इसको, इसका आपका 1 होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये 1 होगा। बट इसको आप फैक्टोरियल के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो 10 फैक्टोरियल बाय, यहाँ पे आपका क्या होगा 10 फैक्टोरियल लिखेंगे ऐसा जी, और इसको पहले 10 फैक्टोरियल लिखेंगे ना, फिर इस वजह से उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा करते हैं, तो 10 माइनस 10 का फैक्टोरियल, और ये तो पता है एक्चुअली हम लोग को 1, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका जी 1/0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो गया, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर ले आते, मतलब 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका। और 1 का फैक्टर तो जानते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मतलब 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे, एकदम समझ में आ गया आपका कि 0 का फैक्टोरियल भी आपका क्या होगा 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल भी आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग, अब जैसे देखिए आपका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन के माध्यम से कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। या हम लोग n की बात करते हैं, ठीक है, n की बात करते हैं, इसको बाइनोमियली एक्सप्रेस करना है, मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंड करना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। तो अगर हम लोग को लिखना रहेगा a प्लस बी का होल पावर तो कैसे लिखेंगे जी, तो स्टार्ट करेंगे वही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो NC0 है ना, NC0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए NC0 और फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म उसका पावर मैक्सिमम रखेंगे, तो क्या होगा आपका जी, a का पावर क्या आपका होगा मैक्सिमम ना, n, ठीक है। और दूसरा जो है ना उसका पावर मिनिमम रखेंगे, मतलब b का पावर 0। क्लियर है। फिर देखिए अब क्या करेंगे जी, यहाँ से 0 है ना, एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे, 0 के बाद आपका 1 आएगा। फिर आपका उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो था उसका एक एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका पावर आपका क्या होगा बढ़ाते चलेंगे। अरे समझ में आ रहा है, देखिए समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे टर्म प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा जी, इसका पावर एक एक करके घटता जाएगा। और एट द सेम टाइम ये जो आपका सेकेंड टर्म है तो उसका पावर एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म में क्या आपका होगा कि आपका इसका पावर मैक्सिमम होगा, फिर इसका पावर मैक्सिमम होगा तो इसका पावर मिनिमम होगा, तो मिनिमम कितना आपका होगा 0 होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका इन दोनों का है ना, a और b के पावर का सम आपका क्या होगा ना, हमेशा
n के बराबर मतलब मैक्सिमम पावर के बराबर ही होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए आपका n प्लस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, n माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब ईच एंड एवरी टर्म में आपका क्या होगा कि दोनों का दोनों टर्म का जो पावर है उसका सम करते हैं ना, तो क्या मिलना है आपको जी, क्या मिलना है आपको, मतलब n ही मिलना है, जो मैक्सिमम आपका होल पावर में रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए तब का क्या होगा, हम लोग एक और टर्म बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा आपका जी, तो एन सी, ये आपका 1 था ना, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपका a का पावर n माइनस 2 और फिर b का पावर कितना आपका जी 2। क्लियर है। फिर देखिए आपका क्या होगा एन सी, ठीक है, एन सी 3 करते हैं तो क्या होगा a का पावर n माइनस 3। अरे देख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली इसका पावर आपका घटता चला जाएगा। ठीक है, तब का क्या होगा a का पावर माइनस 3 और b का पावर क्या मिलेगा आपका जी 3, और ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। अगर हम लोग लिखते हैं एन सी आर, है ना, एन सी आर कोई आपका जनरल टर्म हो गया आपका आर एस टर्म, एन सी आर लिखते हैं तो a का पावर क्या मिलेगा जी n माइनस आर। अरे जो देख लीजिए, जो यहाँ था उसको n में से सब्ट्रैक्ट करके लिखा करते हैं। यहाँ पे क्या था आपका एन सी 0 था ना, तो n माइनस 0 लिखते तो n ही होता। ठीक है, क्लियर है। अब फिर b का पावर आपका जो यहाँ पे टर्म है वही आपका पावर क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म का बन रहा है, तो b का पावर r। ठीक है, और ऐसे ही करके आपका क्या होगा जी आगे बढ़ता चला जाएगा। और फाइनली अगर लास्ट टर्म आपको लिखना रहेगा तो क्या होगा जी आपका लास्ट टर्म, देखिए तो एन सी एन, अरे 0, एन सी 0 लिखे थे, एन सी 1 हुआ, एन सी 2 हुआ, एन सी 3 हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा जी आपका एन सी एन तक। तो एन सी एन, तो यहाँ से a का पावर क्या मिलेगा जी एन माइनस एन, है ना, एन माइनस एन मतलब 0, और b का पावर क्या मिलेगा जो यहाँ था, ये कहने का सेंस ये आपका हो गया 0, है ना, ये आपका हो गया 0। क्लियर है। और फिर आपका क्या होगा, ये आपका जो मिलेगा वो पावर मैक्स मिलेगा। तो हर टर्म में क्या होगा ना आपका कि दोनों टर्म का अगर पावर सम करते हैं तो क्या मिलना है आपको जी n ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए ना n माइनस 3 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ पे n माइनस आर और r को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ पे 0 और n को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके, है ना, सिग्मा का इस्तेमाल करके, जो आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिक्स में पढ़े होंगे मीन मीडियन मोड में, सिग्मा है ना, उसका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा लिख दिए, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा एन सी, और एक जनरल टर्म जो लिए थे ये उसको लिख सकते थे एन सी आर लिख दिए। ठीक है, और a का पावर n माइनस आर लिख दिए। ठीक है, और b का पावर r लिख दिए। अब देखिए आपका क्या होगा, r का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है ना, 0 से स्टार्ट हुआ है, और r का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n है ना, n से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए r जो आपका हो गया, r का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका जी n है ना, तो n हो गया। क्लियर है। तो ये जो है ना आपका ये एज अ होल पूरा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं ना आपका, फर्स्ट आप लोग सिग्मा का इस्तेमाल देख रहे होंगे आपका मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है, वैसे वहाँ पर होंगे सही से पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी आपका एक एक करके टर्म, सिग्मा मतलब होता है समेशन, ठीक है, सिग्मा, अरे ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब आपका क्या होता है सम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू 0 डालिए, फिर सम करिए, अरे देखिए ना 0 डालेंगे आर का वैल्यू तो क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगा। फिर देखिए आपका क्या होगा, नेक्स्ट टर्म लिखने से पहले प्लस का साइन देना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है। फिर आर का वैल्यू 1 देंगे तो क्या मिलेगा NC1, और a का पावर n-1 और b का पावर 1, तो आपको ये मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको देना है r का वैल्यू 2 देना है ना, 2 देना है तो क्या मिलेगा आपका जी NC2 और a का पावर n-2 और b का पावर 2, यहाँ पे देखिए 2, और चूंकि सिग्मा है तो हर जगह दो टर्म के बीच आपका क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन देना पड़ेगा। ये क्लियर है, 100% क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर आपको लिखना है a + b का होल स्क्वायर, जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला है, ठीक है ना, मतलब जब बच्चा 6 क्लास में 7 क्लास में होता है तो इस चीज़ को रटवाया जाता है, ठीक है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा रटे थे, बट फाइनली बाद में पता चला कि ऐसे करके होता भी है। तो यहाँ से देखिए तो आपका a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा आपका जी, मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से, तो 2c0 है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2c0, a का पावर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा सबसे पहले, तो a का पावर 2, b का पावर क्या मिलेगा, जो मिनिमम मिलेगा, तो b का पावर 0, जो यहाँ रहता है टर्म वही आपका b का पावर चढ़ेगा, ठीक है। फिर देखिए 2c1 है ना, 2c1 आपका हो गया, अरे इसको एक एक बढ़ाते हैं, 2c1, a का पावर कितना आपका जी, वो भी घटेगा एक, तो 2 माइनस कितना 1, और b का पावर कितना 1। फिर देखिए आपका क्या होगा 2c2, और फिर a का पावर आपका घटा तो 2 - 2, और फिर आपका क्या होगा b का पावर बढ़ा तो 2। तो आप इसको लिखेंगे तो देखिए 2c0 का वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें ऊपर में थोड़ा सा इरेज कर देते, ठीक है। तो हम लोग देखिए 2c0, a का पावर 2, b का पावर 0, 2c1, a का पावर 2 - 1, b का पावर 1, 2c2, a का पावर 2 - 2 और b का पावर 2। अब सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगा, इसका वैल्यू 2c0 है ना, इसका वैल्यू
इसका वैल्यू, इन सब का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2C0 इसका वैल्यू तो 2 ही होगा। ध्यान रखिए आपका NC0 का वैल्यू होता है n, ठीक है। कैसे जी, देख लीजिए आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, और 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, सॉरी, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपका जी 1 मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 फैक्टोरियल बाई कितना आपका जी 2 फैक्टोरियल बाई कितना 0 का फैक्टोरियल मतलब 1, और 2 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब कितना आपका 1 मिला, ठीक है। तो 2C0 का वैल्यू तो आपका क्या होगा 1 ही होगा। फिर देखिए अगर 2C1 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा जी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपका कितना 1 का फैक्टोरियल, जो भी टर्म यहाँ रहता है उसको क्या करते हैं लिखते हैं ऐसा, और फिर 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब कितना 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1, और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स क्या 1 है ना, तो मतलब आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। और फिर 2C2 का वैल्यू भी आपका क्या मिलेगा जी आपका, उसी तरह आपको बताए थे कि NCN का वैल्यू भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो यहाँ सब 2C2 का वैल्यू निकालते हैं तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सब टर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा 2C2 मतलब कितना 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। तो यही चीज़ आपका हो गया कि इसका वैल्यू आपका क्या निकल गया 1 निकल कर गया, तो A का पावर 2 हो गया, B का पावर 0 में से आपका 1 हो गया। फिर देखिए इसका वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल कर आया, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ 2 का पावर A का पावर 2 माइनस 1 में से आपका क्या 1 ही होगा, मतलब A, और यहाँ पे क्या होगा B, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2C2 का वैल्यू कितना आपका 1 निकाले है ना, तो कितना 1, और A का पावर 0 हो गया, तो A का पावर 0 गया तो बचा आपका क्या B स्क्वायर, तो ये आपका हो गया। मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपका जी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से देख लीजिए जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला था, है ना, वर्ल्ड फेमस फार्मूला, उसको देखिए कैसे निकालें। अब इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं। अब सोच रहे हैं कि सर इतना करेंगे तो ये तो आसानी से याद रहेगा। अरे बेवकूफ़, आपको ये 2 टर्म के लिए ना इतना मतलब ये जनरल निकालें, आपको 50 टर्म रहेगा दिया हो तो कैसे निकालेंगे ऐसे करके, याद रखेंगे आप? नहीं याद रखेंगे, इसलिए ये सीखिए आपका, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए A प्लस B का होल क्यूब रहेगा निकालना, तो क्या लिखेंगे जी हम लोग आराम से लिखेंगे 3C0, ठीक है, A का पावर 3 B का पावर 0 प्लस 3C1 A का पावर 2, घटाते चले जाइए एक, ठीक है ना, और B का पावर 1। फिर देखिए 3C2 A का पावर 1 और B का पावर 2, ठीक है। फिर 3C3 A का पावर 0, है ना, और B का पावर 3, ऐसा। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 3C0 का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो आराम से लिख देंगे A क्यूब। 3C1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपका जी 3 ही मिलेगा, तो आराम से क्या लिख देंगे हम लोग जी यहाँ पे A स्क्वायर B, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या मिलेगा आपका 3C2 का वैल्यू भी यहाँ पे आपका 3 ही मिलेगा, ये संयोग है इतना। और फिर आपका क्या हुआ यहाँ पे 3C3 का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे B क्यूब, है ना। तो ये तो आप जानते होंगे फार्मूला A प्लस B का होल क्यूब का, तो आप इस तरह से लिख दिए ना A प्लस B का होल क्यूब का ये फार्मूला लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपको बोला जाएगा A प्लस B का होल पावर 10 लिखने के लिए, क्या लिखेंगे जी आपका आराम से 10C0, ठीक है ना, 10C0 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे जब का, तो A का पावर 10, ठीक। अब 0 वाला टर्म को हटाते चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका देखिए यहाँ पे B का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो क्यों लिखेंगे हम लोग, तो 10C1, और क्या लिखेंगे जी A का पावर 9 B का पावर 1। फिर देखिए 10C2 और A का पावर 8 और B का पावर 2। फिर 10C3 A का पावर 7 और B का पावर 3, और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। एकदम क्लियर है यहाँ पे, एकदम क्लियर है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करते चले जाएंगे और एट द सेम टाइम सेकंड टर्म का पावर आपका इंक्रीज करते चले जाएंगे। इसका डिक्रीज करके 10 से 0 तक जाएगा और इसका इंक्रीज करके 0 से 10 तक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ देखिए, अगर पावर आपका क्या है ना 3 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल रहा है आपका 4 मिल रहा है। अगर पावर आपका 10 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा 11 मिलेगा। अगर पावर 2 रहता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलता 3 मिलता। मतलब जितना भी आपका ये पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म मिलता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन A प्लस B का होल पावर n इज इक्वल टू क्या मिलेगा जब का n+1, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको मिलेगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा वो n+1, मतलब जितना ही पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स मिलता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक,
एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और मैं मिटा रहा हूँ और फिर कुछ इंपॉर्टेंट से बातों पे चलता हूँ। ठीक, देखिए हम लोग के सामने में क्या आपका है 1 + x का होल पावर n है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, आराम से 1 मतलब NC0, ठीक है, NC0, और फिर क्या लिखेंगे जी 1 का पावर n, 1 का पावर n, और फिर x का पावर 0, ठीक है। फिर NC1 तो 1 का पावर n-1 और x का पावर n, और फिर NC2 और फिर आपका क्या होगा जी 1 का पावर n-2 और x का पावर 2, और फिर आपका क्या होगा, ऐसे ही करके हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो NCr तो 1 का पावर आपका क्या होगा n-r, और फिर x का पावर r, और फिर प्लस ऐसे ही हम लोग NCn-1 तो 1 का पावर आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, और x का पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। फिर NCn तो आपका क्या होगा 1 का पावर 0, और फिर आपका क्या होगा x का पावर n। इस तरह से हम लोग को टर्म मिलेगा, आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह का आपका क्या होगा टर्म मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तब क्या होगा, इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं, 1 को हटा ही देते हैं, ठीक है। तो NC0, ठीक है, NC0 प्लस NC1 x का पावर 1 प्लस NC2 x² प्लस NC3 x³ प्लस NCr x का पावर r और प्लस डॉट डॉट NCn और x का पावर n, ऐसा लिख दिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जिस टर्म का आप बोलेगा कोफिशिएंट निकालने के लिए उसका आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बोलेगा कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये NC0 NC1 है ना, NC2 और ये आपका ऐसे ही करके डॉट डॉट, ये सारा टर्म जो है ना आपका, ये क्या है आपका जी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, आपका वेरिएबल बोल सकते हैं मतलब कितना आपका इस तरह करेंगे, जैसे x का पावर 1 का आपका कोफिशिएंट क्या होगा NC1 होगा, x का पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा NC2 होगा, x का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा NC3 होगा, ऐसे करके। तो अगर आपको बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r तो क्या मिलेगा आपका जी, तो NCr, देख लीजिए आपका, है ना, क्लियर है। यहाँ पे सॉरी डॉट डॉट देना हम भूल गए, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ कुछ भी बोलेगा, जो भी टर्म बोलेगा तो उसका आपका लिख सकते हैं आराम से। अगर बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 तो क्या लिखेंगे NC10, क्लियर है यहाँ पे, एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ। अगर 1 + x² रहता लिखा हुआ है ना, 1 + x² रहता लिखा तो क्या होता है आपका, इसका होल पावर n, यहाँ पे क्या होता है आपका जी, यहाँ पे 2 और इसका होल पावर कितना 0, है ना। यहाँ पे देखिए 2 हर जगह होता है, इसका होल पावर 1, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा 2 और इसका होल पावर 2, यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है जी, यहाँ पे आपका होता 2 और होल पावर कितना r, मतलब जो भी पावर हो रहा था ना उसका डबल आपका होता चला जाएगा, ठीक है ना। जो ही पावर हो रहा था उसका डबल, मतलब आपका फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या मिलेगा आपका जी, पहले से x का पावर 2 है तो आपका उसका होल पावर n करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपका जी x का पावर 2n मिलेगा। तो अगर आपको इसी में बोला जाता, ये आपका फर्स्ट टर्म क्या होता 2 हो जाता, ये क्या मिलता आपका जी 4 मिलता, ये क्या मिलता आपका 6 मिलता, देख लीजिए आपका मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे ये तो 0, यहाँ पे आपका क्या मिलता है 2 × 1 2, यहाँ पे 2 × 2 = 4, यहाँ पे आपका क्या 2r, और यहाँ पे आपका कितना जी 2 × n-1 और 2n मिलता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे 2r और फिर आपका क्या हुआ 2n मिलता। तो अगर आपको पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r, x का पावर समझिए 2r नहीं x का पावर r का बोला था, तो क्या होता आपका जी, क्या होता, तो x का पावर r है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा, अरे देख लीजिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 है ना, जस्ट हाफ है ना, यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे r है ना। तो इसका मतलब का क्या होगा, अगर x का पावर r का हम लोग को ढूंढना होता तो क्या होता है जब का r/2, ऐसा है ना। अगर x का पावर 10 का ढूंढना होता तो क्या होता है यहाँ पे NC5, क्लियर है ना, एकदम 100% समझ आया। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्या करते r में 4 से डिवाइड कर देते, एकदम ये सब क्लियर हो गया। आपका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पास क्या होगा आपका होगा 1 + x का होल पावर n रहेगा दिया हुआ, तो वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं NC0 NC1 x का पावर 1 है ना, NC2 x का पावर 2 NC3 x का पावर 3, ऐसे करके डॉट डॉट इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ पे समझिए NC0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख
दिए, NC1 का वैल्यू n होता है तो n लिख दिए, NC2 का वैल्यू आपका होता है n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और आपका यहाँ पे NC3 का वैल्यू आपका होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका आगे प्रोसीड करेंगे, n डॉट डॉट लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका क्या है, x का वैल्यू जो है ना, आपका x का वैल्यू वो -1 से लेकर के +1 तक है, ठीक है। x का वैल्यू आपका क्या है, -1 से लेकर के +1 तक हो सकता है, समझिए इस चीज़ को। तो ये इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, अगर यहाँ पे n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना, या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा ना आपका, नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इससे पहले भी। अरे जैसे a + b का होल स्क्वायर या 1 + x का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 + 2x + x स्क्वायर, मतलब 3 टर्म मिलेगा, मतलब जितना भी पावर है उससे आपका क्या होगा, एक ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आपका n जो आपका है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, n+1, मतलब n+ टर्म मिलेगा। बट अगर आपको n जो होगा वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में होगा, है ना, नेगेटिव और फ्रैक्शन में होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा वो इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर निगेटिव में और फ्रैक्शन में होता है तो वो लगातार आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 1 + x का होल पावर माइनस n, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा है 1 + x का होल पावर माइनस n, है ना, तो इस केस में क्या होगा, 1 प्लस जैसा था ना बिल्कुल आपका वैसा ही डालते जाएंगे, बस n को रिप्लेस करते जाएंगे जी आपका -n से, है ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा जी, आपका एक्सप्रेस कर सकता है, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक आपका क्या होगा, चलता चला जाएगा। देखिए इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ आपका यूज होता है, ठीक है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी सुनो। देखिए, अगर आपके सामने में कुछ ऐसा मेंशन रहेगा कि x का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना, 1 से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 0.000, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ऐसे केस में जो है ना, अगर हम लोग 1 + x का होल पावर माइनस n करते हैं तो उसका मात्र 2 टर्म तक लेने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, आपका अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू आपका क्या होगा, मतलब x का मैग्नीट्यूड जब आपका होगा 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो उसका होल पावर -n रहेगा। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 3, 2 माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग मात्र 2 टर्म तक लेने का कोशिश करेंगे, तो क्या मिलेगा आपका जी, तो ये आपका क्या होगा, 1 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए तो क्या आपका -n है ना, तो -n और x, और बाकी बात सारे टर्म को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों जी आपका, क्योंकि अगर आपका क्या होगा ना, 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर का स्क्वायर करते तो और छोटा नंबर देगा। एग्जांपल में समझिए ना, जैसे 0.1 का अगर स्क्वायर करते तो क्या देगा आपका, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको देगा 0.01। अगर 0.001 का स्क्वायर करते हैं तो क्या देगा आपका जी, 0.00001। समझ में आ रहा ना, मतलब अगर आपका 1 से किसी भी छोटा नंबर का स्क्वायर करते हैं जो 0 और 1 के बीच बिलाई करता होगा, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या देगा आपका जी, काफ़ी छोटा नंबर देगा, मतलब स्क्वायर कर देंगे और छोटा देगा। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है आपका कि x का वैल्यू क्या आपका जी 1 से काफ़ी छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, पावर 4 करते हैं, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं तो और छोटा 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 नंबर मिलता चला जाएगा। तो कहने का सेंस है कि आपका फाइनली जो है ना, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपका 1 - nx, ऐसा मिलेगा 1 + x का होल पावर -n का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस तरह के टर्म बहुत यूज होते हैं। अगर आपको पहले से रहेगा दिया हो 1 - x का होल पावर -n, तो क्या मिलेगा आपको जी, यहाँ से देखिए 1 प्लस है ना -n और -x का होल पावर 1, यहाँ से क्या मिलेगा 1 + nx, ठीक है, क्लियर है।
मतलब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस मिला और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस मिला। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होता है। इसका एक यूज़ बता देते हैं जो कि क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, अगर अच्छे टीचर से पढ़ेंगे फिजिक्स तो वहाँ पे बताया गया आपको डेप्थ में, या फिर फाउंडेशन लेवल का पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज जी डैश इक्वल टू इतना दे रखा है, जहाँ पे जी जो आपका हो गया जी वो आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सर्फेस पे आपका ऐसा ग्रेविटी है। और आर जो हो गया आपका जी रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है ना, आर जो आपका हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, और एच जो हो गया ना हाइट जो है ना वो फार फार लेस देन आपका होगा जी आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब काफ़ी सर्टेन हाइट, मतलब कम हाइट है, जैसे एक टावर का हाइट हो गया या फिर आपका क्या होगा एक बिल्डिंग का हाइट हो गया, तो ऐसा कुछ आपका केस होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए अगर जी गैस का वैल्यू निकालना रहता है क्या लिखेंगे जी आपका, ऐसे लिख सकते हैं आर बाई एच प्लस इसका होल स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इस तरह से लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आर से दोनों में डिवाइड करें तो ऊपर नीचे दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका जी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एच बाई आर, ऐसा क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, जी डैश इक्वल टू जी, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस एच बाई आर का होल पावर -2, अरे ये नीचे में था उसको उठा के ऊपर ले आएंगे तो लिख सकते हैं ना, आपका नहीं समझ में आ रहा है, उल्लू सब आप लोग हैं ही, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर का होल पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के ले आएंगे तो इस तरह से लिख ही सकते हैं, ठीक है, समझ में आया उल्लू सब। अब यहाँ देखिए तो आपका क्या होगा, अब यहाँ से देखिए तो इस टर्म को आगे प्रोसीड करते हैं, तो जी डैश इक्वल टू क्या मिलेगा आपका जी, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको क्या बता दिए, एच बाई आर का वैल्यू क्या आपका जी, सॉरी एच का वैल्यू क्या आपका, वो आर से छोटा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ना एच बाई आर का वैल्यू, अरे दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी आर से, तो फार फार लेस देन मिलेगा आपका 1 जी। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म हुआ वो ये 1 से काफ़ी छोटा है, तो बस 2 टर्म तक ही लेंगे, तो 1 माइनस 2 एच बाई आर, यही आपका क्या हुआ वैल्यू हो गया, क्लियर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी सर्टेन हाइट पे अगर हाइट आपका क्या होगा जी रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन हो तो बताइएगा प्लीज़। और आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है आपका नीचे में, वहाँ से चेक करके एंड देन वहाँ से कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट से अलग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।